नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 46 विधायक इस्तीफा देने को तैयार। मोदी तो गए काम से, राहुल गांधी ने भी हथौड़ा चला दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है और जिन ब्राह्मण समाज के विधायकों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग से बैठक की थी भारतीय जनता पार्टी की, उनके तेवर बदल गए और वह तेवर बदलते ही एक ऐसे हालात में आकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है अब। लेकिन दूसरी तरफ इसे हम समझने की कोशिश करें कि नीतीश कुमार 18 विधायकों का 17 से 18 विधायकों का जुगाड़ करते ही एक अलग तेवर में आ गए। कैबिनेट विस्तार होना था, उसके लिए साफ इंकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भौचक्का रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। एक तरफ नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास कर रही थी, दूसरी तरफ वो कैबिनेट विस्तार से ही इंकार कर दिए और हटाना तो दूर, सरकार बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महाराष्ट्र में अजीत पवार नॉट रीचेबल होते ही चाचा से मिल रहे हैं, शरद पवार से, और शरद पवार अडानी से मिल रहे हैं। अडानी जो नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, क्या पाला बदल रहे हैं क्या? और अडानी ने अगर पाला बदल दिया तो फिर मोदी जी के लिए तो नई संकट पैदा हो जाएगी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे भी अगर मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाए, बात ही न करे भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ना चाहती थी, और बीएमसी चुनाव सर पे आ गए हैं और कंप्रोमाइज करने को एकनाथ शिंदे तैयार न हो, और पहले बयान आया हो कि इंडिया गठबंधन में हमें रहना है या नहीं रहना है, हम सोच के बताएंगे, फैसला हम जल्द करने वाले हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार भी दांव पे लग गई। इन सभी चीजों के बीच चुनाव आयोग अपने ही बातों से पलट जाता है। चुनाव में हर जगह हो रही गड़बड़ियां और धांधलियां इस देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन गई हो, और चुनाव आयोग सुधरने का नाम न ले रहा हो और भी वह विश्वासघात ही करता जा रहा हो, तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। यह तो साफ हो जाता है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है और चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसका सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं होता, जो देश की जनता का सुनता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, जो दोनों सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के लिए बराबर होता है। इसीलिए निर्धारित किया गया है कि एक विधायक को कितना पैसा चुनाव में खर्च करना है, एक सांसद को कितना पैसा खर्च करना है, उससे ज्यादा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। वहीं पर करोड़ों की बारिश हो रही हो एक विधायक द्वारा, जो 40 लाख में सीमित हो या 50 लाख या 60 लाख में सीमित हो, वह भी राज्यों के हिसाब से, कौन कैसा राज्य है उसके हिसाब से विधायक की लिमिट तय की जाती है चुनाव लड़ने के लिए। वह भी संवैधानिक न हो, लोकतांत्रिक तरीके से न लड़ रहा हो, और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव न कर रहा हो, और एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम देश के मतदाता सूची से निकल रही है, तो फिर इस देश के लिए सरकार और चुनाव आयोग चुनौती बन जाता है। लेकिन तमाशा लोकतंत्र का तब और बन जाता है जब हमारे देश की न्यायपालिका भी तमाशा बन करके रह जाती है, और ना तो वह सुनने को तैयार रहती है और ना ही समझने को तैयार रहती है, ना तथ्य और आधारों को देखती है, बस सिर्फ सुनती ही जाती है और तारीख देती जाती है। ऐसे में दूसरा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चुनाव आयोग कहता है कोर्ट में कुछ और बाहर कुछ और कर देता है। तब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस चलने दो,
चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र कहां जा रहा है? सरकार चूंकि संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर चुन के आई नहीं है, इसलिए उसे लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, और संविधान को तो लोगों ने कभी माना ही नहीं। जिस संगठन से वह पार्टी आती है, सत्तारूढ़ दल आरएसएस से, वह आरएसएस तो हमेशा इस देश के खिलाफ रहा, इस लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ रहा, तो फिर वह क्यों माने? और वैसे में वह अपना चुनाव आयोग बैठा रखा है। वह चुनाव आयोग इस वक्त देश का नहीं है, तो उस चुनाव का क्या मतलब? और जिन लोगों के, करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसका क्या मतलब? इसे भी तो समझना जरूरी है। ऐसे में विदेश नीति फेल हो रही हो, कूटनीति फेल हो रही हो, राजनीति फेल हो रही हो, अर्थव्यवस्था फेल हो रही हो, और हर विश्व के हर पटल पर हम फेल हो रहे हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई बात न कर रहा हो, और जो भी देख रहा हो एक ऐसे द्वेष की नजर से देख रहा हो कि जैसे कितना घिनौना सामान कोई आकर आ गया है, वैसे हमारे देश को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, दिग्विजय सिंह होते हैं या बाकी के और लोग होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्लीपर सेल बैठा रखा हो, और उसी स्लीपर सेल पर राहुल गांधी हथौड़ा चला देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो किया कराया सब मिट्टी हो जाता है। और 5 जनवरी से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात करती है कि अब तो, या फिर अब दूसरी आजादी की लड़ाई, यानी कि आप समझ रहे हैं दूसरी आजादी की लड़ाई का मतलब, यानी कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब उस वक्त तक चलेगी यह लड़ाई जब तक संविधान और लोकतंत्र बच न जाए, क्योंकि सब पर कब्जा हो चुका है। यानी कि पूरे देश को फिर से एक बार, पहले अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा, अब सत्तारूढ़ दल से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक न हो, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयां उसकी हैं, और अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और उसे मीडिया न दिखाता हो, और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के ट्वीट पर ब्रेकिंग चलने लगे, तब तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बचाने का, उसकी सच्चाई सामने न लाने का मतलब क्या है? साफ है कि उसकी सच्चाइयां आने लगेंगी तो फिर उसकी सत्ता चली जाएगी। लेकिन विपक्ष के पीछे पड़ा रहता है, विपक्ष में क्या चल रहा है वह तो दिखाता है, और उसे जो दिखाना चाहिए वह नहीं दिखाता है। यानी कि वह अपने काम में, बेईमानी में भी ईमानदारी दिखा रहा है कि जिस तरह वह बिका हुआ है, सरकार से पैसे लेकर के बिका है, तो वह अपना काम भरपूर कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को ही, विपक्ष की खामियों को दिखाने के लिए, विपक्ष के अंदर कुछ चल रहा है, नुराकुश्ती है, उसे दिखाने के लिए पैसे मिले हैं उसे। विपक्ष की अच्छाइयां नहीं दिखा सकता, और विपक्ष जो सड़कों पर लड़ रहा है उसे दिखाने के लिए वह नहीं तैयार है, लेकिन नुराकुश्ती दिखाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आज एक ऐसे मोड़ पर देश आकर के खड़ा हो गया है कि अब देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और सबसे बड़ी चुनौती इस देश की सरकार ही इस देश के लिए बन गई है। ऐसे में 3-4 मुद्दों पर हम लोग को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 46 ब्राह्मण समाज के विधायकों ने उत्तर प्रदेश में फिर से बैठक की। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी ब्राह्मण समाज की, लेकिन फिर बैठक हुई, और वह इस्तीफा देने को तैयार है क्या? इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में मुख्य रूप से कुछ
चुनिंदा लोगों के नाम मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में मुख्य रूप से थे। अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद के विधायक हैं। उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं। रत्नाकर मिर्च मिर्जापुर के विधायक हैं। राकेश गोस्वामी महोबा के विधायक हैं। पीएन पाठक कुशीनगर के विधायक हैं। प्रकाश द्विवेदी बांदा से विधायक हैं। काशीनाथ शुक्ला बलरामपुर से विधायक हैं। मुख्य रूप से 46 के नाम गिनाऊंगा तो वक्त लग जाएगा। ऐसे में एमएलसी हो या विधायक हो, सब के सब जो ब्राह्मण समाज के हैं वह खपा है कि उनके हक तो मिल ही नहीं रहे, सम्मान भी नहीं मिल रहा है। ठाकुर समाज भी उसी में जा रहा है। ठाकुर समाज अलग बैठकें कर रहा है और ठाकुर समाज कह रहा है कि हमें भी सम्मान नहीं मिल रहा है और हमारा हक भी नहीं मिल रहा है। तो फिर मिल किसे रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं और आप दर्शकों तक यह रखना चाहता हूं कि जिस ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, ठाकुर कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, हम कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते, हम मायावती को नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है कि हम भाजपा को करते हैं और भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देती। तो उनकी क्या मजबूरी है कि वह किसी के पास नहीं जा सकते, वह नहीं कर सकते, वह जब रहेंगे तो भाजपा में ही रहेंगे? क्यों, ऐसी क्या बात है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी। जब 1980 में जनसंघ समाप्त हुआ, क्योंकि जनसंघ बहुत बदनाम हो गया था, तो 1980 में जनसंघ को समाप्त करके, इसी तरह जैसे आज हिंदू मुस्लिम फलाने ढेकाने चल रहा है वैसे उस वक्त भी चलता था, तो बहुत बदनाम हो गया। लोगों में एक घृणा सी फैल गई, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का इसका सपना आजादी के पहले का है, कर तो नहीं पाया, बल्कि अंग्रेजों का गुलामी करने लगा आरएसएस। आज भले कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि आज सत्ता है, ब्यूरोक्रेसी उसके साथ है हथौड़ा बजाने के लिए, वरना यह लोग चूहे की तरह बिल में ढुक जाते हैं और गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। ऐसे में ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी और बनियों की पार्टी कही जाती थी। शहरी विकास में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ज्यादा था, क्योंकि शहर में बनिए ज्यादा रहते थे और ठाकुर ब्राह्मण इसके नजदीक गए। अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सत्ता आई, ठाकुर ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही, लेकिन दलितों और अति पिछड़ों के साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब ठाकुर ब्राह्मणों को भी नहीं मिल रहा है। अब यह ठाकुर ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमें तो भाजपा के साथ रह करके फायदा क्या, जब हमारा सम्मान ही नहीं दे रहा। चूंकि इस वक्त दो लोगों की पार्टी है यह, और दो ही लोगों की सत्ता है, मोदी और शाह, जिसको रंगा और बिल्ला कहते हैं। लोग कहते हैं, मैं तो मोदी शाह ही कहता हूं, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री कम और पाखंड मंत्री ज्यादा है, या प्रचार मंत्री कह लीजिए। अमित शाह गृह मंत्री कम, गृह युद्ध फैलाने वाले ज्यादा है। आपको नहीं लगता? आकलन कीजिए, आपको भी लगेगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और उनकी भूमिका को देखिए, आपको लगेगा, जरूर लगेगा आपको। यही लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं और लोकतंत्र के जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नफरत डाल रहे हैं। लेकिन यह दो गुजराती यह नहीं समझते कि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि ऐसे ऐसे लोगों को उन जड़ों के अंदर डाल दे जिस दिन खेल पलटेगा। लेकिन इन 46 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के आज भी समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने यह बयान दिया है कि इन ब्राह्मण समाज के विधायकों को का मैं सम्मान करते हुए इन्हें यह कहना चाहता हूं कि आप आइए, समाजवादी पार्टी में आइए, मुख्य विपक्षी पार्टी है,
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कि आप आइए और आपको भरपूर सम्मान और आपका हक मिलेगा समाजवादी पार्टी में। आप छोड़िए, वह भाजपा नहीं रह गई जब आपको सम्मान मिला करता था। अब दो लोगों की भाजपा है। ऐसे में ठाकुर भी नाराज। 2024 में लोकसभा चुनाव में ठाकुर बहुत नाराज हुए थे। ठाकुर वोट बहुत कम किए थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया था उन लोगों ने। अंजाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का 75 सीट का लोकसभा सीट का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीटें आई। 19 के यथास्थिति को भी बरकरार नहीं रख पाई। परिणाम नरेंद्र मोदी 240 पर आकर के और लुढ़क गए, बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। आज एनडीए के प्रधानमंत्री है, भाजपा के नहीं है। लेकिन एनडीए नाम है, सरकार मोदी की है, भाजपा की भी नहीं है, एनडीए की भी नहीं है, मोदी की सरकार है। और दुर्भाग्य यह है कि भाजपा भी मोदी की हो गई। और दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस पर भी मोदी का कब्जा है। आरएसएस भी इन्हीं की भाषा बोलता है, देश को हिंदू राष्ट्र बोलता है, क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ करवाता है अपने उपद्रवियों से। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक नूरा कुश्ती चल रही है। अब तब वाली परिस्थिति हो रही है, यह विधायकों का लेखा जोखा है और सांसदों में तो खरमंडल है। लेकिन दूसरी तरफ 18 विधायक का जुगाड़ होते ही नीतीश ने कैबिनेट विस्तार से इंकार किया। बीजेपी को लगा झटका। अभी तक यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खरवास फरवास गया तेल लेने, नीतीश कुमार को हटा करके और अपना मुख्यमंत्री अब बना देगी, अब इंतजार नहीं करेगी। आप दर्शकों ने सुना था ना, मैंने भी बताई थी आप दर्शकों को यह खबर, मैंने भी की थी इस पर खबर। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार दिल्ली आए और पटना गए तो गोदी मीडिया चलाने लगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, खरवास खत्म होते ही मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार ने ठेंगा दिखा दिया। किलो ठेंगा। बिहार को गुजरात समझ बैठे हैं का? और अब नीतीश कुमार तो लग ही नहीं रहे कि बीमार है, वो तो लग रहा है कि अभी तो 18 साल के जवान है। ऐसे टन बोल रहे हैं, 18 टन फैसले कर रहे हैं और फटकार भी जम के लगा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितने मंत्रालय मिले हैं, यहां तक कि 20 साल तक जिस गृह मंत्रालय पर नीतीश कुमार का कब्जा था, वह सम्राट चौधरी को मिलने के बाद भी सम्राट चौधरी के हाथ में पूरा पावर नहीं है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन हो गए हैं। जितने वहां सचिव बैठाए गए या अफसर लगाए गए हैं मंत्रालय में, सब नीतीश कुमार के बड़ी ही विश्वसनीय हैं और वह हक नीतीश कुमार के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है और नीतीश कुमार बिहारी दांव चल रहे हैं, गुजरात उसमें पीस रहा है, खूब जम के पीस रहा है गुजरात। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि इस सहमात के खेल में भाजपा निकलती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार वह सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा न हो कि न 56 में न गप्पन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ही गायब हो जाए बिहार से। क्योंकि अगर 18 विधायकों की व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर ली है तो भारतीय जनता पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार तोड़ने का प्रयास करती है और अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है। सोचिए, बड़ी विडंबना है कि इस देश में एक ऐसी सत्ता है जो अपनों को ही कुचल रही है, जिसके दम पर कुर्सी पर बैठी हुई है और वह कुर्सी उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक शरीर में प्राण का होना। तब वह तोड़ फोड़ से नहीं रुक रही है तो पूर्ण बहुमत में रहेगी तो वह क्या करेगी? तब तो आतंक मचा देगी, जैसे 10 साल किए उसने बहुमत में रहते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर 240 सांसद हैं, उसमें से 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं, वह भाजपाई और संघी नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार
खरवास खत्म होने के बाद ही अपना काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खरवास के अंदर ही अपना मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर बना लेना चाहती थी, 17 से 18 विधायकों के बाद वह शांत हो गई है, उसके सारे प्लान फेल हो गए। वह 18 सांसद हैं कौन, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष को तो तोड़ नहीं रहे हैं नीतीश कुमार, और असुद्दीन ओवैसी के और आईपी गुप्ता को और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो क्या वह 18 भाजपा के हैं या चिराग पासवान के हैं? कौन है? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो उनके साथ खड़े हो गए क्लियर एकदम बयान दे करके। यानी कि भाजपा में ही सेंधमारी कर दिया नीतीश ने, लेने के देने पड़ गए। फिर तो मोदी जी गए काम से, क्योंकि आप सोचिए अगर 46 विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो गए उत्तर प्रदेश के, तो मोदी तो गए काम से फिर। और राहुल गांधी माहौल बनाने के लिए तैयार ही है, हथौड़ा चला रहे हैं कि 5 तारीख से पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है, आजादी की दूसरी लड़ाई। उस आंदोलन का नाम है आजादी की दूसरी लड़ाई। सोचिए कि क्या कहर बरपने वाला है इस सरकार पर। लेकिन नीतीश कुमार ने आईना इस सरकार को दिखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, चुनाव आयोग 6 करोड़ 80 लाख वोट काट कर फंस गया। अब 12 राज्यों में 6 से 7 करोड़ वोट काट दिए। अब सोचिए 6 से 7 करोड़ वोट काट करके, और बिहार में जो काटा 65-70 लाख, वो अलग ही। अभी तो 6 राज्यों में इतना काट दिया, 12 राज्यों में, तो अभी और बाकी के राज्य भी है, अभी तो आधा से ज्यादा बाकी है, तो वहां भी काटेगा। क्यों काट रहा है चुनाव आयोग? क्या इतने लोग या दुनिया छोड़ करके चले गए या देश छोड़ के चले गए, या यह लोग फर्जी वोटर थे? और अगर यह लोग फर्जी वोटर थे तो चुनाव आयोग ने इनका वोटर कार्ड कैसे बनाया? और इन्हीं वोटरों के दम पर 240 सीटें आई लोकसभा चुनाव में, इनके बावजूद, यानी कि इन्हीं के दम पर, फर्जी वोटरों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे दे रही थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में इन फर्जी वोटरों के अलावा और किसी ने वोट नहीं दिया भाजपा को। तब तो यह असंवैधानिक सरकार है, तब तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और चुनाव आयोग को वह चुनाव रद्द कर देना चाहिए। 176, माफ कीजिएगा, 76 लोकसभा की सीट फर्जीवाड़े से जीती गई है, ऐसा एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुनवाई नहीं कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके इच्छा अनुसार सरकार चल रही है। यानी कि वह संवैधानिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना तो कोई बैठा है जो उसकी झोली भर रहा है, कुछ तो बात है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर सुनवाई से क्यों पीछे हटता है जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पारदर्शी तरीके से न हो? लोकतंत्र और संविधान की बात हो, लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, उसमें फ्री एंड फेयर न हो रहा हो, लोग मतदाता के नाम, इस देश के नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं इसी देश के नागरिक होते हुए, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्यों लफाबाजी करता हो? तो ऐसे में उसके पास वक्त नहीं है, तो वक्त है किसके लिए उसके पास? क्या झोली भरने के लिए और बोरी भरने के लिए है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के घर बोरी भर भर के पैसे मिल रहे हैं, वह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि सब के सब बिक गए हैं क्या? सब बिकाऊ हो गए। अब चुनाव आयोग न्यायपालिका में कुछ और कहता है और बाहर आकर के कुछ और कहता है, लेकिन करता अपनी वाली है। आप दर्शक यह मान सकते हैं कि वोट डालने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपके वोट आपके प्रत्याशी के पास पहुंचेंगे नहीं। वोट
आपके प्रत्याशी के पास वो पहुंचेंगे जो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि हमें देना है या नहीं, क्योंकि हर जगह वह कब्जा कर चुका है। ऐसे में अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात फिर एक बार आ जाए और ट्रंप फिर एक बार कह दे कि सीज फायर हमने कराया था, तब क्या इज्जत रही। और क्रिसमस के दिन हुए हंगामे पर अमेरिका आक्रोश में है। नरेंद्र मोदी के लिए 2026 अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि ट्रंप की नाराजगी और बढ़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि टैरिफ भी बढ़ने लगे और जेफरी एप्स्टीन फाइल में तस्वीरें भी आने लग जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा था, मैं जिस दिन चाहूं नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं। यानी कि उनके पास वह सबूत और वह चीजें हैं, दुखती नस है नरेंद्र मोदी का, कि जिस दिन उसने अमेरिका ने दिखा दिया और रिलीज कर दिया, उस दिन नरेंद्र मोदी गायब से हो जाएंगे, यानी कि कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन यहां मीडिया मैनेजमेंट चलता है, कब तक चलेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो अडानी नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम भी विपक्ष की जुबान से नहीं सुनना चाहती यह सरकार, अडानी के मुद्दे पर ही राहुल गांधी की सहजता तक चली गई थी, घर तक खाली करा दिया गया था। अब तो खाली राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को भी करा दिया। कहां है बेचारे, पता ही नहीं चल रहा है। जिसने अपना पूरा जीवन दिया उसके घर को ही खाली रात को 2 बजे करा दिया गया। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है, कहां पे है, कुछ पता ही नहीं। अब यह वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अब अडानी शरद पवार के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। क्या मोदी का साथ छोड़ रहे हैं क्या अडानी, या सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं? और महाराष्ट्र एनडीए से जो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, वह नॉट रीचेबल हो गए, बैठक में नहीं गए भाजपा के चुनाव को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा के साथ चुनाव ही नहीं लड़ना, एनडीए छोड़ेंगे, घर वापसी की तैयारी में है। और एकनाथ शिंदे उसमें से बाहर निकल गए। एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। मुख्य रूप से जो खबरें निकली है कि बीएमसी में सीटों को लेकर के अटका मामला। मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं और यहीं पर बीजेपी व शिवसेना के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आया है। शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 85 सीट देने के पक्ष में है। अब तक की बातचीत से शिवसेना को 87 सीट देने पर सहमति बनती नजर आई है। मौजूदा फार्मूले के अनुसार बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा कर रही है जहां शिवसेना की सीटिंग सीटें हैं, जिससे तनाव बढ़ गया और एकनाथ शिंदे मीटिंग छोड़ करके बाहर निकल गए। अब 14-15 तारीख को चुनाव है और अभी तक सीट बंटवारा नहीं। और पहले एकनाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश की, और अब वह सीट जहां शिवसेना के सीटिंग प्रत्याशी चुनाव जीते हुए हैं, जहां पर वह सीट भाजपा चाहती है। आप दर्शक जानते हैं कि शिवसेना के वोटरों को अपने तरफ करना चाहती है, और जहां भाजपा हार सकती है वह सीट एकनाथ शिंदे ने इंकार कर दिया और मीटिंग से निकल करके चले गए। बोले आप अकेले लड़ लो, हम अपना देख लेंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे अब बिल्कुल भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार एक नई मुसीबत में पड़ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे बिहार हो, चाहे अब उत्तर प्रदेश आ गया। 3 राज्य हाथ से निकलने के लिए तैयार है। नया साल क्या गुल खिलाएगा वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी 2026 शुरुआत के 5 जनवरी से ही
इस देश में एक आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो हैं कांग्रेस के अंदर, उनके विदाई की भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें केसी वेणुगोपाल जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ क्या क्या होगा, क्या क्या गुल खिलेगा, यह नया साल बताएगा। लेकिन नीतीश के साथ खेल उल्टा पड़ गया। मोदी ने गलती कर दी, बिहार को गुजरात समझ बैठे थे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।